Nand is on the run. It's been 52 days and counting, and the pervert Baba of Delhi is still on the run, accused of mass molestation with multiple cases against him. A multi-state hunt is on. The police have intensified their search as a lookout circular has been issued against him. The police suspect Chaitanya Nand of changing his looks to avoid the arrest. Police also suspect that the accused would have been avoiding usage of electronic devices to avoid being under radar. Investigators have also revealed that Chaitanya Nand not only exploited female students but also took control of the institute, allegedly subletting property to private companies for monetary gains. He reportedly used the funds to purchase high-end luxury vehicles. And at the moment, we are joined by one of the victim's friend. Let's go across to the victim's friend. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये पूरा मामला आप लोगों के सामने कब आया, आपको इस बारे में कब से पता था? जी, मैं इस मामले की जानकारी मेरे को 2014 में हो गई थी और 2015 में केस हमारे एक जूनियर थे उनके साथ हुआ. तो उस जूनियर के साथ मैं एसोसिएटेड था. जो चीजें मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली शुरुआत में, तो फिर कई तरीके से मैंने हेल्प करने की कोशिश भी की थी. और ये पता जब मैंने आसपास के लोगों से पता लगाया तो वहाँ के जो लोग आसपास के लोग थे जो शॉप लगाते थे या जिनका किसी छोटा मोटा बिजनेस था, वो बोलते ये सारी चीजें यहाँ पे आम बातें ये होती रहती हैं यहाँ पे. तो उसके बाद से चीजें हाईलाइट होनी शुरू हुई. 2015 में पहली बार मामला सामने आया था. 2025 में आज हम बात कर रहे हैं. इतना वक्त आपके हिसाब से क्यों लग गया इन चीजों को सामने आने में और भी जो बाकी विक्टिम्स हैं उनको इस बारे में बोलने में? जी, मुझे लगता है कि शायद एक पावर जो है एक आम आदमी और एक पावरफुल आदमी में डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से चीजें निकल के तो आती हैं, बट जब पावरफुल इंसान सामने होता है उन चीजों को दबाया जाता है, उन सब चीजों को रोका जाता है. तो यही रीजन से कि केसेस बहुत सारे पहले भी हुए, एफआईआर पहले भी दर्ज हुई है, बट शायद उनको इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया. शायद वो एक सिंगल स्टूडेंट रहे होंगे या उनको सपोर्ट करने वाला कोई रहा नहीं होगा, जिसकी वजह से उन चीजों को मॉनिटरी टर्म में उनको दबाया गया होगा, जिसकी वजह से चीजें उभर के नहीं आई. तो ये जो 2015 का मामला बता रहे हैं, आप ही की फ्रेंड का मामला है या कोई और मामला था 2015 में? जी, 2015 से मामला स्टार्ट हुआ था. 2016 में ऑफिशियली इसकी एफआईआर दर्ज हुई थी वसंतपुर थाने में. तो आपकी फ्रेंड ने आपसे इस बारे में कहा था या आपको उनके बर्ताव में, बिहेवियर में कोई बदलाव लगा जिसकी वजह से आपने उनसे पूछा और फिर ये बातें सामने आई? देखिए, अफकोर्स मैं क्योंकि वो जो फ्रेंड है वो मेरे नियर बाई की थी, तो मैं उनका एज अ सीनियर था. उसके बाद मेरी उनसे जब बात हुई तो थोड़ी बहुत चीजें इंडिकेशंस मिली और उसके बाद मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट, सारे बच्चों की कॉलेज की छुट्टी हो चुकी है, बट वो अभी भी कॉलेज के या उस जहाँ पे स्टूडेंट जहाँ पढ़ाई होती थी वहां पे अभी भी वो खड़ी हुई गेट पे रात के 11 बजे तक ही खड़े रहना, डेली खड़े रहना. तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक चीज दे देती कि हाँ कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है, जिसकी वजह से इनको खड़ा रखा गया है विदाउट एनी रीजन. तो जब आपने इस बारे में उनसे पूछताछ की तो क्या पता चला? क्या कोई मैसेज बाबा का आता था या बाबा की तरफ से कोई मैसेज उन तक पहुंचाता था? देखिए, उनका मैसेज पहुंचाने वाला और मैसेज को डिलीवर करने वाला उनकी खुद की स्टाफ थी, जो कि 2 फीमेल्स थी जो ये सारी चीजें करती थी, जिनको वो सारी चीजें टेक केयर करती थी. वो इवन उस कॉलेज की एक स्टूडेंट भी रह चुकी हैं. उनके थ्रू मैसेज पहुंचाए जाते थे और उसके बाद पर्सनल नंबर जो है, पर्सनल फोन जो है उनका जमा कर लिया जाता था. स्वामी जी अपना खुद का एक नया फोन लेके देते थे स्टूडेंट को, जिससे वो बात कर सके, जिससे वो चीजें उनके पास ही रहे और किसी और तक पहुंचे ना. तो आपकी फ्रेंड उस वक्त क्या खुलकर बात करना चाहती थी या कोई उनके ऊपर प्रेशर था, दबाव था, कोई डर भी उनको दिखाया गया था कि किसी से इस बात का जिक्र मत करना? क्या ऐसी कोई बात उनसे कही गई थी? अफकोर्स ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, खुल के बताना चाहूंगा कि देखिए, इंसान जब बहुत ज्यादा दुखी होता है या अंदर से टूट रहा होता है, वो अपनी बातों को डिस्क्लोज करना चाहता है. बट समहाउ जब आप सामने वाले बंदे को ये पता हो कि नहीं, मेरा हर एक चीज पे निगरानी रखी जा रही है, मैं किससे बात कर रही हूँ, किससे बात कर सकती हूँ, उनके ऊपर सब तरीके से रोक टोक थी कि किसी से वो बात नहीं कर सकती, किसी से वो मिल नहीं सकती है, उनके ऊपर 24 घंटे कैमरा रखना, तो वो अपनी बात कह नहीं पाती थी. तो 2016 में जब केस रजिस्टर हुआ उसके बाद क्या हुआ? कोई लीगल एक्शन हुआ? और अगर लीगल एक्शन हुआ, नहीं, लीगल एक्शन अगर उस वक्त हुआ तो क्या आप लोगों को ये सेटिस्फैक्शन था कि कुछ होगा, कल के दिन जेल इस व्यक्ति को जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ होगा? देखिए, उम्मीद तो कोई भी इंसान हो, अगर कोई एफआईआर दर्ज करता है तो उम्मीद तो यही करता है कि वो जो शिकायत कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई हो और उसको न्याय मिले. बट सब होता है कि मैंने आपको बोला था जैसे पहले भी कि एक कोई आम इंसान हो या जैसे मैं अगर स्टूडेंट की बात करूं
स्टूडेंट के पास पहली बात तो इतनी खुद की पावर नहीं होती है या इतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपने आप को खुल के डिस्क्लोज कर सके। उन्होंने 2.5 साल तक इस चीज की लड़ाई लड़ी, उनके पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया, लड़ाई लड़ी, एफआईआर दर्ज की, कई बार विजिट भी हुई वसंत थाने में, पर उसके बावजूद भी कोई भी रिस्पॉन्स पॉजिटिव ना मिलने की वजह से इंसान टूट जाता है और जिसकी वजह से उनको रुकना पड़ा। तो फिर क्या हुआ? फिर मामला दब गया, किसी ने फिर उनकी मदद नहीं की? उनके साथ कोई भी नहीं था। मैंने जैसे भी पहले बोला ना कि अगर एक इंसान किसी पावरफुल आदमी के सामने लड़ाई करेगा, या तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो उसके साथ लोग आके जुड़ जाए, उस केस को और ऊपर उठाए, या फिर वो अकेले हैं तो जाए कि पावरफुल आदमी के सामने वो दब जाना प्रेफर करेगा, वो रुक जाएगा। मैं आपसे, अगर आप बताना चाहें और कंफर्टेबल हो, उस वक्त जब आप लोग लीगल एक्शन ले रहे थे, उस वक्त किसने प्रेशर बनाया? क्या पुलिस की तरफ से सहायता नहीं मिली? क्या इंस्टीट्यूट की तरफ से सहायता नहीं मिली? क्यों ये मामला दब गया? देखिए, पुलिस की तरफ से तो मैं बोलूंगा, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, आई थिंक चार्जशीट भी फाइल की थी, उन्होंने सपोर्ट करने की कोशिश की, बट सब इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि जाहिर सी बात है पुलिस के पास कोई इन्फॉर्मेशन जाएगी तो वो वेरीफाई करने आएगी, तो वेरीफाई करने के बाद जो स्टाफ था उनसे पूछा गया, उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर पुलिस वालों को वहां पे रोक दिया गया। तो उस हिसाब से चीजों को लेकर स्टाफ की तरफ से कोई भी हेल्प ना मिलने की वजह से एक इंसान कब तक फाइट करेगा, और एक फीमेल है, उसको अपना आगे कैरियर भी देखना, अपनी फैमिली भी देखनी है। उस वक्त क्या कह करके आपकी मित्र को, आपकी फ्रेंड को डराया धमकाया जा रहा था? क्या फेल कर देंगे ऐसी बात की जा रही थी? क्या उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स इंस्टीट्यूट ने रखवा लिए गए थे? क्या टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा था? देखिए, टैक्टिक्स जो सबसे बड़ा उनका था वो शुरुआत में था, जब भी कोई बच्चा एडमिशन लेने आता है, वो आज भी शायद वो नियम है, अगर कोई भी स्टूडेंट चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जब भी एडमिशन लेने आता है, एडमिशन के ड्यूरेशन में उनको बोल दिया जाता है आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जब आपको डिग्री मिलेगी, उसके साथ सारे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे। तो पहला तो चीज वहीं पे बच्चों का जो पूरे इतने साल की मेहनत है वो वहां पे डिपॉजिट है। एक तो डर लड़की बच्चों को ये होता है कि भाई मैंने अगर कोई कदम उठाया तो मेरे को हो सकता है मेरे डॉक्यूमेंट ना मिले, मेरा कैरियर खराब हो जाए, ये तो पहले डर ये है। दूसरा ये, उसके बावजूद भी लड़कियों को और भी तरीके से डराया जाता था, धमका कर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपको मैं पास नहीं करूंगा, फेल कर दूंगा, या आपको कैरियर नहीं बनेगा, आपका कैरियर बर्बाद हो जाएगा, इस तरह की चीजें धमकियां दी जाती थी। क्या और भी लोग थे? आपकी फ्रेंड ने कभी इस बात का जिक्र किया कि और भी लड़कियां हैं जिनको इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, लेकिन वो शायद आपकी फ्रेंड की तरह शुरुआत में चुप रह गई, डर गई, इसीलिए कुछ कह नहीं पाई? ऑफ कोर्स कुछ और भी बच्चे थे जिनके साथ ये चीजें अप्लाई हुई थी, बट समाउ उन लोगों ने को भी किसी न किसी रीजन बस उनको कॉलेज से निकाला गया, या फिर वो अपनी बात को उठा नहीं पाए, उनको कॉलेज छोड़ना पड़ा। तो और भी लोग थे आप कह रहे हैं, लेकिन उस वक्त केवल आवाज उठाने की या केस फाइल करने की हिम्मत आपकी फ्रेंड ने दिखाई? जी बिल्कुल। तो केस फाइल होने के बाद भी क्या इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको या आपकी फ्रेंड को अप्रोच किया गया, उनकी फैमिली को अप्रोच किया गया, रसूख दिखाने की कोशिश हुई इंस्टीट्यूट की तरफ से या बाबा के लोगों की तरफ से? देखिए, पहले क्या था कि जब लोग कॉलेज से लड़की को जब मौका मिला, देखिए अगर एक इंसान को 24 घंटे से सिर्फ दरवाजे के बाहर खड़ा करना, उसको एक तरह से हरास करना, पनिशमेंट देना, और उसके बाद इस तरह से इंसान टूट जाता है, उसके बाद उनको एक मौका मिला जिसमें भागने का, तो वो उस कॉलेज से भाग के निकली वहां से। उसके बाद जब भाग के निकली तो उनके गार्ड्स और उनके जो ड्राइवर थे, उनके जो रिलेटिव का घर जो मेंशन था वहां पे डॉक्यूमेंट में, वहां पे विजिट किया, उनका होम टाउन का जो एड्रेस मेंशन था वहां पे विजिट किया गया। मैं इस तरह की चीजें हुई जो कि ऐसा लगता है ना जैसे किसी ने इनलीगल काम किया हो, या किसी ने किसी के ऊपर ऐसा इल्जाम लगा दिया जो बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। अपने आप को मौंग बताना, साधु बताना, सन्यासी बताना, और हरकतें ऐसी करना जैसे कोई गुंडा राज हो। तो क्या कभी वहां पर इंस्टीट्यूट में और भी रसूखदार लोग आते थे, जिससे देख करके बच्चों में कभी कोई डर अपने आप हो जाता है कि इतने इन्फ्लुएंशियल लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बाबा इतने इन्फ्लुएंशियल लोगों को जानता है तो उसके खिलाफ कैसे आवाज उठाई जाए? कभी इस बारे में कोई जिक्र, कोई बातचीत? हाँ बिल्कुल, ऑफकोर्स। देखिए, मैंने 2 साल वहां पे पढ़ाई की है, 2 साल में बहुत सारे ऐसे कंपनीज के बड़े बड़े लोग या फॉरेन के लोग डेलीगेट्स आते रहते थे। सो ये तो देख के लगता था कि शायद बाबा का जो है, स्वामी का जो है, उसका मतलब एक ओहदा है अच्छा खासा, क्योंकि फॉरेन से भी डेलीगेट्स अगर आ रहे हैं। अब वो एक्चुअल में होते थे या नहीं होते थे, तो हमने कई बार ऐसे इवेंट्स हुए हैं जहां पे फॉरेन के डेलीगेट्स को बुलाए गए हैं। बहुत सारे इवेंट इंडिया के भी लोग आए हुए हैं, कुछ पॉलिटिशियंस भी आए हुए थे जिनको मैं खुद पर्सनली मैं उनको जानता था और उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो उन सब चीजों को देख के लगता था कि शायद बाबा की पहुंच काफी ऊपर तक है। शायद इसी वजह से वो एम्बेसी के फर्जी नंबर लेके घूमता था, और चीजें झूठ बताई जाते थे, अपने आप को फेमिनिस्ट बताया जाता था, अपने आप को इतना बड़ा एक फिलैंथ्रोपिस्ट बताया जाता, जो कि वो है नहीं एक्चुअल में।
अब जब ये मामला एक बार फिर से सामने आया है और कार्रवाई की जा रही है, तो क्या आपकी जो फ्रेंड है वो भी इस फाइट में साथ देंगी? बाकी लड़कियों का क्या वो भी एक नई सिरे से इस लीगल बैटल को लड़ेंगी? देखिए, मैं इस पे बोला, उनका ये अपना निजी एक डिसीजन होगा, क्योंकि एक टाइम के बाद, क्योंकि 9 साल हो चुके हैं चीज को, 9 साल में काफी कुछ लाइफ में चेंज हो जाता है। कुछ लोगों की शादी हो चुकी होती है, कुछ लोग बच्चे हो चुके थे, या कोई अपने जॉब में सेटल डाउन हो चुका था। वो अब नहीं चाहेगा कि ना उसके कैरियर पे कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है। हर किसी को अपने कैरियर की, अपनी लाइफ की चिंता होती है, तो शायद वो नहीं आना चाहेंगी। बट वो इस चीज से मेरी उनसे बात होती है, मेरी आज भी बात हुई है, वो इन चीजों को लेके काफी खुश है कि ये एक्शन लिया गया है और वो चाहती है इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जाहिर तौर पर एक मानसिक तनाव भी होता है ऐसे किसी भी मामले से गुजरने के बाद। मोडस ऑपरेंडाई अगर आप समझा सकें, कैसे ये बाबा या उसके स्टाफ के लोग जो हैं ये लड़कियों को अप्रोच करते थे? देखिए, अप्रोच करने का सबसे इजी तरीका इनका ये होता था, जब कॉलेज में एडमिशन हो जाता था, फीस जमा हो जाती थी, हॉस्टल फीस और कॉलेज की फीस। उसके बाद बाबा आइडेंटिफाई करते थे कुछ गर्ल्स को, जो भी उनका प्रोस्पेक्टेशन का प्रोसेस रहता होगा। उसके बाद जो फीमेल स्टाफ है वहां पे कॉलेज की, वो फीमेल स्टाफ उनके बिहाफ पे, स्वामी जी के बिहाफ पे उनसे बात करते थे, उनको अप्रोच करते थे, उनको लालच देते थे कि आपका कैरियर काफी अच्छा हो जाएगा, आपकी लाइफ सेटल डाउन हो जाएगी, आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाएगा, पैकेज अच्छा मिल जाएगा, आपको फॉरेन इंटर्नशिप दिलाई जाएगी, या फॉरेन में आपको घूमने दिया जाएगा, वो सारा कुछ खर्चा स्वामी जी खुद करेंगे। तो इस तरह की चीजें जब किसी स्टूडेंट को पहली बार बताई जाती है, तो हर कोई स्टूडेंट कैरियर बनाने के लिए आया है, तो वो सब चीजें सुन के उनको अच्छा लगता है। बट बाद में जब सच्चाई पता लगती है, तो सच्चाई कुछ और ही होती है। नहीं, और दूसरी बात ये भी मैं समझना चाहती हूँ कि अपने जाल में फंसाने के लिए क्या जो लालच की आप बात कर रहे हैं कि फॉरेन टूर और आपका करियर बना दिया जाएगा, इस तरह की बातचीत लालच देने के लिए होती थी? ये एक तरीका था उनका लालच देने का, कि इससे लोगों को थोड़ा सा लालच मिलेगा। अगर कोई लालची होगा या ऐसी किसी मानसिक हो गए, तो हो सकता है वो हमारे झांसे में आ जाए, हमारी बातों में आ जाए। तो ये उनका एक तरीका होता था, इस तरीके से उनको अप्रोच करने का, और सो दैट वो उनकी हाँ में हाँ या उनकी बात को माने। जी, आपने कहा कि आपकी जो मित्र हैं, जो इस पूरे मामले में 2015 में उन्होंने अपनी बात रखी, क्या वो किसी तरह से जो विक्टिम्स हैं उनकी मदद करेंगी, भले लीगल इस बैटल में शामिल ना हो? क्योंकि हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ के दौरान उनसे भी पुलिस कोई इनपुट्स ले, कोई सहायता लेना चाहे। तो मैं इस पे मैं कोई भी कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो उनका अपना डिसीजन है। तो मे भी हो सकता है मैं इस चीज को लेकर डिस्कस करूंगा। अगर वो बोलती है ऐसा कुछ कदम बढ़ाती हैं, तो मैं उनकी इस मोटिवेशन को मैं हमेशा धन्यवाद दूंगा। बट मुझे इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, कंफर्मेशन नहीं दे पाऊंगा। जी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हिम्मत दिखाई और आपने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी। हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये अपने आप को, जो बाबा कहता है, ये व्यक्ति पकड़ा जाएगा और जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग विद अस। So you just heard the victim's friend who spoke about how this case came to light first in 2015. A case was registered in 2016, but then no help was provided to the victim in 2016. In fact, the family was threatened and there was a lot of pressure on the victim, because of which the victim backed off the case. But now the case has come to light once again in 2025. Strict action is being taken against the accused, who is currently on run. Baba Chaitanyanand is on run, but he has applied for bail. Several cases have been filed against this individual. He has a criminal past record. Clearly, there was someone who was giving him protection. There was someone who was helping him throughout. Now, of course, he's been removed from the post of the director, but why was no action taken against him 2016 is a big question. Who, in fact, was shielding the Baba remains a big question. We have more breaking inputs coming in on the broadcast, shifting focus to that.